हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सेल में डेटा टैब। तो सबसे पहले विंडो प्लस आर करके एक्सेल को ओपन कर लेंगे। एक्सेल ओपन करने के बाद में अब यहाँ पर चलते हैं डेटा टैब पर। तो डेटा टैब में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहला जो यहाँ पर ऑप्शन का ग्रुप है, गेट एक्सटर्नल डेटा। तो गेट एक्सटर्नल डेटा का यूज क्या होता है कि जैसे हम किसी एक्सेस की फाइल से, किसी वेब की फाइल से या फिर टेक्स्ट फाइल से या फिर कोई अदर सोर्सेस हैं जैसे सर्वर हो गया, एसक्यूएल सर्वर या एक्सएमएल कोई डेटा हो गया, तो वहां से बाहर किसी एक्सटर्नल फाइल से, किसी एक्सटर्नल सोर्स से हमें कोई डेटा अपनी एक्सेल शीट पर लाना होता है, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो देखते हैं कैसे काम करेगा ये। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक टेक्स्ट फाइल से लेकर दिखाते हैं। तो इसके लिए हम डेस्कटॉप पर एक राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका नाम रख देते हैं डेटा। और इसमें लिख देते हैं दिस इज माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसी को हमने कॉपी करके ऐसे कुछ पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर देते हैं। तो हमारे पास डेस्कटॉप पर एक टेक्स्ट फाइल हो गई डेटा नाम से, जिसमें हमने कुछ डॉक्यूमेंट लिख रखा है, टेक्स्ट लिख रखा है। अब हम चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट फाइल, वो टेक्स्ट फाइल यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर एक्सेल में फ्रॉम टेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर गेट एक्सटर्नल डेटा में, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में डेस्कटॉप पर क्लिक किया और ये हमारे पास ये डेटा फाइल शो हो रही है डेटा नाम से, टेक्स्ट फाइल। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, इंपोर्ट पर क्लिक कर लिया। जैसे ही इंपोर्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर एक विजार्ड आ जाएगा और इस विजार्ड में दो ऑप्शन होंगे, डिलिमिटेड लिखा होगा और एक फिक्स्ड विड्थ लिखा होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर फिक्स्ड विड्थ पर पहले देखते हैं क्या होता है। इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ पर भी स्पेसेस होंगे, ऑटोमेटिक वहाँ पर कॉलम असाइन हो गया होगा। अब इस कॉलम को हम चाहे तो ड्रैग करके मूव भी कर सकते हैं, कॉलम को हटा सकते हैं, डबल क्लिक करके इसको हम हटा भी सकते हैं कॉलम को, या सिंगल क्लिक करके कॉलम बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कॉलम्स वगैरह हैं इनको ऐसे सेट कर दिया हमने, फिर से नेक्स्ट किया और फिर से उसके बाद में फिनिश कर देंगे। फिनिश करके हमसे पूछेगा कि ये कहाँ पर हमें डेटा रखना है। तो हमने कहा कि हमें A1 से सेल से रखना शुरू करना है, ठीक है, या फिर हम न्यू वर्कशीट पर भी ले सकते हैं। तो हमने फिलहाल एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक किया और ओके कर दिया। तो इस तरह से हमारा डेटा आ गया यहाँ पर, ये हमारा टेक्स्ट फाइल से डेटा आ गया एक्सेल की फाइल पर। सेम ऐसे ही अगर कोई एक्सेस की फाइल का डेटा होगा तो उससे हम ला सकते हैं। एक्सेस का हमारे पास फिलहाल तो शायद कोई डेटा नहीं है अभी, लेकिन इसको हम बाद में बताते हैं कैसे होगा। इसमें एक्सेस की फाइल को हम बनाकर फिर दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम वेब से दिखाते हैं यहाँ पर, फ्रॉम वेबसाइट। अगर कोई वेबसाइट का डेटा लाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ amazon.com खुलकर आ गया, उसका होम पेज खुलकर आ गया। तो यहाँ पर हम गूगल, एमएसएन या कुछ भी, कोई भी वेबसाइट है, हमने लिखा यहाँ पर जैसे www.google.com, गूगल का सर्च पेज जो होता है, होम पेज, तो इस पर हमने गो पर क्लिक कर दिया और ये गूगल का होम पेज खुलकर आ गया। तो हम चाहते हैं कि यही जो होम पेज पर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाए। तो इम्पोर्ट पर हमने क्लिक किया एंड इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद में अब ये हमसे ये फेच कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, और ये हमसे पूछेगा कहाँ से लिखना है। हमने एक उसको सेल बता दिया कि इस जगह से लिखना है और ओके कर दिया। तो जैसे ही ओके किया तो यहाँ पर पिक्चर को छोड़ के जितना भी टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट डेटा यहाँ पर आ गया होगा गूगल के होम पेज से। तो ये यहाँ पर हो गया बाहर से डेटा इंपोर्ट करना। अब सपोज ये जो एक्सेस का है, इसका भी देखिए कैसे करना है इसको। जैसे हमारे पास याद होगा हमने एमएस वर्ड में मेल मर्ज बताया था, मेलिंग, जिस पर हमने यहाँ पर रेसिपिएंट की लिस्ट बनाई थी। तो यहाँ पर जब हम रेसिपिएंट की लिस्ट बनाते हैं, एक्चुअली ये लिस्ट जो होती है ये एज अ डेटाबेस फाइल स्टोर होती है। तो यहाँ पर जैसे हमने टाइटल लिख दिया, जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड, नाम दे दिया फर्स्ट नेम जैसे पंकज, लास्ट नेम कुमार, कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एड्रेस हो गया 34/23 लखनऊ उत्तर प्रदेश, जिप कोड हो गया, कंट्री हो गया, फ़ोन नंबर वगैरह हो गया, फ़ोन नंबर, ईमेल abc@gmail.com। तो इस तरीके से हमने रेस्पेंड लिस्ट बना के जैसे ही मौके करते हैं तो जो ये लिस्ट सेव होती है एक्चुअली वो MDB एक्सटेंशन में होती है सेव। MDB क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस होता है। तो ये डेटाबेस की फाइल है। तो जैसे कि इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर सेव कर ले रहे हैं इस फाइल को। तो यहाँ पर हमने लिखा माई डेटाबेस,
माई डेटाबेस और इसको सेव कर दिया। अब आप एक्सेल पर हम फ्रॉम एक्सेस पर अब क्लिक करेंगे और फ्रॉम एक्सेस पर क्लिक करने के बाद में अब हमसे ये पूछ रहा है कि कहाँ पर फाइल है, तो ये अब शो करने लगा यहाँ पर mydatabase.mdb। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करके ओपन करेंगे तो इस तरह से डेटाबेस की फाइल भी हम ला सकते हैं। ये हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो अब देखो वो जो इन्फॉर्मेशन थी ABC प्राइवेट लिमिटेड, पंकज कुमार, और ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है। तो ये कैसे आई है? ये हमने कोई एक्सेस की फाइल बना रखी थी, वहां से हमने इंपोर्ट करा के दिखाया। ये वेबसाइट का डेटा हमने इंपोर्ट करा के दिखाया और यहाँ पर टेक्स्ट फाइल से कोई भी डेटा उठाना था तो उसको हमने वहां से ले लिया। तो फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट। इसी तरह से जब हमारे पास कोई SQL सर्वर का कोई डेटा पड़ा होगा या फिर और कहीं XML से इंपोर्ट करना होगा तो इस तरह से हम यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमने जो भी कनेक्शन वगैरह बना रखे हैं, मतलब जैसे हमने कनेक्शन ले रखा है जिस पर URL थी, कोई एक ब्लैंक डेटा ये टेक्स्ट फाइल से ले रखा है, फिर उसके बाद में ये डेटाबेस ले रखा है जो कि एक्सेस की फाइल से था, तो यहाँ पर ये कनेक्शंस को शो कर रहा है। और यहाँ पर कनेक्शन की प्रॉपर्टी वगैरह को कुछ हम एडिट कर सकते हैं, जैसे कि रिफ्रेश एवरी 60 मिनट या फिर जब हम क्लिक करें तब रिफ्रेश हो, और या फिर यहाँ पर जो है इनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश, ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम टिक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। खैर उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है रिफ्रेश। अब रिफ्रेश को हम मैनुअली भी कर सकते हैं। सपोज हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट फाइल बनाई थी इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा कि माई मोबाइल नंबर इज 100 और you can call me at 911। ओके, इसको हमने लिखा, सेव किया एंड अब आते हैं एक्सेल शीट पर। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो पुराना डेटा था वही डेटा शो कर रहा है, नया कोई भी डेटा नहीं आया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश ऑल कर देते हैं। तो अब यहाँ से टेक्स्ट फाइल थी, इस पर क्लिक किया, इंपोर्ट पर क्लिक किया और अब हम देख सकते हैं यहाँ पर माई मोबाइल नंबर आ गया होगा, ये माई मोबाइल नंबर इज दिस दिस दिस। तो ये जो है यहाँ पर क्या हुआ, अपडेट हो गया। इस तरह से कोई भी डेटा होगा, चाहे ये हमारा टेबल हो, डेटाबेस की फाइल, या फिर कोई वेबसाइट का पेज हो, या फिर कोई भी टेक्स्ट फाइल, कोई भी डेटा होगा रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन है, यहाँ पर जो कनेक्शंस दिख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे वर्किंग कनेक्शन है, अभी जो काम कर रहे हैं। अगर हम किसी भी कनेक्शन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जैसे कि जो हम टेक्स्ट फाइल का डेटा है उसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से कनेक्शन को, और अब हमारे पास 2 ही कनेक्शन बचे हुए हैं, तो इसके बाद ये काम नहीं करेगा। अब अगर हम आते हैं और इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, दिस इज नॉट वर्किंग नाउ, हमने सेव कर दिया इसको और वापस से एक्सेल पर आ गए और अब रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कोई भी रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है क्योंकि इसका कनेक्शन हमने हटा दिया है। तो अगर हम कैसे भी कितनी भी कोशिश करें नहीं होगा। तो जब तक यहाँ पर कनेक्शन एग्जिस्ट करता है तभी तक हमारा डेटा रिफ्रेश होगा, अदरवाइज हमारा डेटा ये रिफ्रेश नहीं होगा। नेक्स्ट फिर बात करते हैं, यहाँ पर आगे आ जाते हैं सॉर्ट पर। सॉर्टिंग क्या होती है कि हम कोई भी डेटा लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख लिए, जैसे 1 2, सीरियल नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर, सीरियल नंबर एंड 1 2, इसको ड्रैग कर लेते हैं। ये हमने कुछ ड्रैग कर लिया। यहाँ पर हमने लिखा जैसे स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स नेम्स। अब यहाँ पर हम कुछ नाम लिख लेते हैं, नाम को हम रैंडम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा आयुष, गोपाल, दीपक, अरुणिमा, अनुराधा, आशा, अनुराग, आदित्य, प्रकाश, उदय, चोपड़ा। ओके, तो हमने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पर और ये जो नाम है ये रैंडम है, मतलब कोई ऑर्डर में नहीं है, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है।
तो हम क्या करते हैं, नाम को अगर सॉर्ट करना चाहते हैं इस पर क्लिक किया और ए से जेड या जेड टू ए कर सकते हैं सॉर्ट। इस पर हमने क्लिक करके जैसे ही ए टू जेड पर क्लिक किया, कह रहा है कि इनके सामने जो नंबर है, मतलब इनके सामने लिस्ट लगा रखी है हमने, कह रहा है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन, मतलब इनको भी सॉर्ट करना है जो साइड में है, या फिर कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, मतलब जितना है इसी से कंटिन्यू कर दो। तो हमने कहा जितना यहाँ पर लिखा है इसी को कंटिन्यू कर देते हैं। ऐसा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि सपोज ये नंबर ना होते, सीरियल नंबर की जगह इनका सपोज एनरोलमेंट नंबर होता या रोल नंबर होता, तो जब हम इनको सॉर्ट करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे और उसकी वजह से एक दूसरे का रोल नंबर एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर पूछ रहा है कि कंटिन्यू करें करंट सिलेक्शन पर, तो हमने इस पर फिलहाल कंटिन्यू पर कर दे रहे हैं, एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। सॉर्ट पर क्लिक कर दिया। अब सॉर्ट पर क्लिक करते ही सबसे पहले ए वाले नाम आ गए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, डी वाले, और इस तरह से सारे नाम यहाँ पर आ गए। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए। हम चाहते हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, जेड टू ए, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया हमने और इस बार एक्सपेंड करके दिखाते हैं सिलेक्शन को एक्सपेंड। तो अब इसमें देखना होगा क्या, जैसे कि दीपक का जो रोल नंबर है वो 7 है और गोपाल का 8 है, तो जैसे ही एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर दीपक का 7 की जगह कुछ और हो जाएगा। तो अब अच्छा हाँ, यहाँ पर कुछ और नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर देखो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 10 9 8 7 6 5, अच्छा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया और इत्तेफाक से आई थिंक जो है दीपक 7 नंबर पर ही आ रहा है, ठीक है। बाकी का रोल नंबर गड़बड़ हो गया होगा, जैसे कि अनुराधा का देखते हैं। अनुराधा यहाँ पर 2nd नंबर पर है और यहाँ पर भी, अच्छा सॉर्टिंग की, ठीक ठीक ठीक। इससे पहले जब हमने सॉर्ट किया था तो उसने उसी ऑर्डर में अरेंज किया था। अब डिसेंडिंग जब कर रहे हैं तो उसी ऑर्डर में कर रहा है, ये कोई रैंडम ऑर्डर नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट ऑर्डर है। ये 1 से लेकर लास्ट तक चल रहा है और ये भी 1 से लेकर लास्ट तक चल रहा है, असेंडिंग में ही चल रहा है, तो वैसे ही रहेगा। मतलब अगर रैंडम होता तब यहाँ पर गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या था, सॉर्टिंग करना बता दिया हमने, कैसे सॉर्ट करते हैं। फिर उसके बाद फिल्टर है, फिल्टर कैसे करते हैं। फिल्टर होता है जैसे हमारे पास कई सारा डेटा होगा, जैसे सपोज यहाँ पर हम लिख देते हैं रिजल्ट या डिवीजन लिख देते हैं, और डिवीजन है जैसे कोई फर्स्ट डिवीजन है, कोई सेकंड है, फिर से कोई फर्स्ट है, कोई थर्ड आया है, फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है, फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट हैं, कुछ सेकंड है और कुछ थर्ड भी हैं। हम चाहते हैं सिर्फ उनको देखना जो फर्स्ट है, तो इसके लिए हमने फिल्टर पर क्लिक किया और फिल्टर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक एरो आ गया होगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब हम जो भी फिल्टर करना चाहते हैं यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल का टिक हटा दिया हमने, हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स को देखना चाहते हैं जो फर्स्ट हैं, तो उस पर क्लिक करके हमने ओके कर दिया। अभी हमारे पास सिर्फ वही बच्चे दिख रहे हैं जो कि फर्स्ट आए हुए हैं, जैसे फर्स्ट आदित्य है, 3rd नंबर पर अनुराग है, आशा है, उदय चोपड़ा। तो ये जो है ये इतने बच्चे ही सिर्फ फर्स्ट हैं, हम सिर्फ उनको देखना चाहते हैं जो फर्स्ट और थर्ड भी हैं, मतलब फर्स्ट भी आए और थर्ड भी आए। तो यहाँ पर सिर्फ उनकी लिस्ट आ रही है जो फर्स्ट है जो थर्ड है, और या फिर हम उन बच्चों को देखना चाहते हैं जो सिर्फ सेकंड आए बस और बाकी को नहीं, तो सिर्फ ऐसे बच्चों को लिस्ट दिखा रहा है कि जो सेकंड है। इस तरीके से हम यहाँ पर डेटा को फिल्टरिंग कर सकते हैं, जो भी डेटा हमें चाहिए उसको देख सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसको हटा दिया। फिल्टर बंद करना है तो ये जो फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये फिल्टर डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर एक एडवांस फिल्टर भी होता है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ एडवांस तरीके से फिल्टरिंग कर सकते हैं। सपोज हमने इसको सेलेक्ट किया और ये यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, तो अभी हम क्या चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट को दिखाओ जो फर्स्ट है, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर होगा फर्स्ट। अच्छा, किसी का नाम हम यहाँ पर कुछ कॉपी या कुछ रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि ऐसे स्टूडेंट को दिखाओ जो फर्स्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो फिल्टर चाहते हैं वो एक्चुअली हम चाहते हैं कि इस जगह पर शो हो, ठीक है, या किसी और जगह शो हो, फिल्टर होके टेबल कहीं और बन के आए, इसी जगह पर फिल्टर ना हो। तो इसके लिए हम एडवांस पर क्लिक करेंगे और एडवांस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है फिल्टर लिस्ट इन प्लेस, तो इन प्लेस की जगह हम क्या करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन पर क्लिक कर देंगे, हमें उसी जगह फिल्टर नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है लिस्ट की रेंज, कौन सी लिस्ट है,
तो लिस्ट हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट हो गई थी, हमने फिर से कर दिया सिलेक्ट। ठीक, क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमने इस जगह पर लिख रखा है कि जिसमें हमने क्राइटेरिया दिया है रोल नंबर, सीरियल नंबर से हमें नहीं मतलब है, स्टूडेंट नेम से नहीं मतलब है, सिर्फ डिवीजन से मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट्स को दिखाओ जिनकी डिवीजन फर्स्ट है। तो हमने क्राइटेरिया में ये तीनों को ऐसे सेलेक्ट कर लिया। फिर कॉपी टू कह रहा है, तो कॉपी हमें कहाँ करना है, हम किसी भी लोकेशन पर रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कहा इस जगह पर कॉपी कर दो, तो हमने जैसे ही ओके किया, अब देखो यहाँ पर जो टेबल बन के आई है सिर्फ उन स्टूडेंट्स की बन के आई है जो फर्स्ट है। तो हमने यही फिल्टर लगाया था ना, यहाँ पर ऐसे बच्चों को दिखाओ जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट वाले बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। ओरिजिनल वाली टेबल में कोई भी हमने छेड़छाड़ नहीं की, ये बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है जैसे थी। हमने नई जगह पर न्यू लोकेशन पर एक फिर से उसका डेटा उठा के रख दिया है जो फर्स्ट थे। तो ये हमने काम एडवांस फिल्टर से किया है। ठीक है, ये काम हमने कैसे किया है, एडवांस फिल्टर से किया है। एक बार फिर से और देखते हैं यहाँ पर कुछ और। अब जैसे फर्स्ट तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट का नाम, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को फिल्टर करो जिसका नाम आदित्य हो और जो फर्स्ट भी हो। ठीक है, जो आदित्य हो और फर्स्ट भी आ रहा हो, ऐसे को फिल्टर करके दिखाओ। तो फिर से एडवांस पर क्लिक किया, क्राइटेरिया रेंज जो है वो हम मैनुअली यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। फिर क्राइटेरिया हमारा कौन सा है, क्राइटेरिया हमारा है ये। अब ठीक है, आदित्य और फर्स्ट, और इसको हम कहाँ लिखना चाहते हैं, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो अब इस बार लोकेशन कहाँ रख देते हैं, इस जगह पर रख देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आ गया हमारा फिल्टर ओके, ये फिल्टर ओके आ गया। तो अब यहाँ पर फर्स्ट भी हो आदित्य भी हो, हमने कंडीशन दी थी कि उसका नाम भी आदित्य होना चाहिए और फर्स्ट भी होना चाहिए। तो अब दो आदित्य और फर्स्ट आ गए क्योंकि दो लोग थे। अभी देखो नॉर्मल फर्स्ट वाला फिल्टर था, उसमें सारे फर्स्ट आ गए, इसमें फर्स्ट भी फिल्टर कर लो लेकिन आदित्य भी होना चाहिए। तो अब कम लोग बचे, सिर्फ दो ही लोग आए यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर इनसे ये कह दें फिल्टरिंग में कि जिसका रोल नंबर या सीरियल नंबर 9 हो, नेम आदित्य हो और फर्स्ट आया हो, तो अब इस क्राइटेरिया पर अगर सर्च करना है तो फिर से हम डेटा पर जाते हैं, एक बार एडवांस फिल्टर पर सेलेक्ट किया इसको, क्राइटेरिया रेंज हमारी यही है जो सेलेक्ट है, इसको हमने ऐसे सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद में न्यू लोकेशन पर कॉपी करना है और वो लोकेशन हम दे देते हैं यहाँ पर और ओके कर दिया। तो अभी देखो अब जो आया है वो एक ही स्टूडेंट आया है क्योंकि एक ही का रोल नंबर सीरियल नंबर 9 है, नाम आदित्य और फर्स्ट आया है, सिर्फ एक स्टूडेंट ही ऐसा है। तो यहाँ पर हमने 3 लेवल पर फिल्टर किया, यहाँ पर सिर्फ उनको फिल्टर किया जो फर्स्ट है, यहाँ पर हमने उनको फिल्टर किया जो आदित्य भी है और फर्स्ट भी है, यहाँ पर हमने फिल्टर किया जिसका रोल नंबर भी 9 है, आदित्य भी है और फर्स्ट भी है। तो 3 कंडीशन यहाँ पर लगा के दिया है। तो ये क्राइटेरिया हमने कंडीशन दिया है कि ऐसी चीज फिल्टर करो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एडवांस फिल्टर का यूज करके हम एक टेबल से डेटा को फिल्टर करके डिफरेंट टाइप से डेटा को फिल्टर करके डिफरेंट टेबल में ऐसे हम लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा एडवांस फिल्टर। नेक्स्ट यहाँ पर है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का यूज क्या होता है कि हमने जैसे कोई टेक्स्ट लिख रखा है, दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट आई वांट टू टाइप हियर। ओके, हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है और ये टेक्स्ट हमारा A1 सेल में है। हम चाहते हैं कि ये जो सेल है इसका टेक्स्ट डिफरेंट कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब टेक्स्ट जहाँ से भी हम चाहते हैं वहाँ पर उतना टेक्स्ट अलग अलग सेल में चला जाए। तो यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक कर देंगे। एक चीज ध्यान रखना है, अगर डिफरेंट कॉलम में करना है तो हम सारे कॉलम्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, सबको सिलेक्ट करते हैं और फिर इस पर क्लिक करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ उसी सेल पर क्लिक करना है जिसमें ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करेंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पर अभी हमने जब डेटा इंपोर्ट कराया था तो 2 ऑप्शन थे, डिलिमिटेड था, फिक्स्ड विड्थ था। हमने फिक्स्ड विड्थ पर क्लिक करा के नेक्स्ट करा दिया था। तो यहाँ पर हमने ये बताया था कि ऑटोमेटिक ये आ जाएंगे जहाँ पर भी स्पेस होगा। लेकिन अगर हम बैक करें और डिलिमिटेड पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करें तो यहाँ से हम खुद से भी कॉलम बना सकते हैं, मतलब खुद से नहीं, यहाँ पर हम किसी भी जैसे टैब हो गया, स्पेस हो गया या कॉमा हो गया, कोई सेपरेटर से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जहाँ जहाँ पर भी स्पेस हो वहाँ पर एक कॉलम आ जाए।
तो ये देखो वहाँ कॉलम आ गया जहाँ जहाँ स्पेस है। इसी तरह अगर जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ पर कॉलम आ जाए, कॉमा कहीं नहीं है, सेमी कोलन कहीं नहीं है, टैब कहीं नहीं है, तो इस तरह से सेपरेटर का भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैनुअली नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसकी जगह हम फिक्स विड्थ का यूज़ करेंगे, ये ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ से हम कॉलम को अपनी मर्जी से हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो ये हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नेक्स्ट किया और फिर उसके बाद फिनिश पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट जो है कॉलम में डिवाइड हो गया, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में चला गया। तो ये था यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट यहाँ पर है रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट से क्या होता है, हमारे पास कोई भी वैल्यू है और वो रिपीटेड है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं जो रिपीटेड है, तो हम चाहते हैं उन वैल्यूज को हटा देना। तो इसको सेलेक्ट किया हमने, रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक किया। यहाँ पर आदित्य 2 बार है, रिपीटेड है, तो यहाँ पर कह रहा है एक्सपेंड सिलेक्शन, कंटिन्यू करंट सिलेक्शन से चलेंगे हम, और रिमूव डुप्लीकेट को हमने क्लिक करके ओके कर दिया बस। तो यहाँ पर दिखा रहा 1 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 9 यूनिक वैल्यूज रिमेन। अभी 9 यूनिक वैल्यू बची हुई है और जो एक डुप्लीकेट वैल्यू थी जो आदित्य, वो कम हो गया है। यहाँ पर देखो एक स्टूडेंट कम दिख रहा होगा, तो वो आदित्य था जो रिपीटेड था। तो यहाँ पर इस तरह से हमने डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट फिर आते हैं डेटा वैलिडेशन पर। डेटा वैलिडेशन बेसिकली क्या है, नाम से जैसे इससे पता चल रहा है कि डेटा में एक वैलिडिटी लगा देना, मतलब कि एक कंडीशन लगा देना कि हम डेटा जब इंसर्ट कराएं तो कुछ वैधता हो डेटा की, कुछ वैलिड डेटा ही इंसर्ट हो, कोई भी डेटा, कैसा भी डेटा इंसर्ट एक्सेप्ट ना करे सर। तो इसलिए हम वैलिडेशन लगा देते हैं। जैसे सबसे पॉपुलर वैलिडेशन होता है मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर जो होता है वो 10 डिजिट का होता है, सबको पता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस सेल में जो भी डेटा है वो 10 डिजिट से ज़्यादा ना हो ना कम हो, मतलब इक्वल टू 10 हो। तो यहाँ पर हम एक वैलिडेशन लगाते हैं, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं, एनी वैल्यूबल को हटाकर यहाँ से हम लगा लेते हैं टेक्स्ट की लेंथ। टेक्स्ट की लेंथ हमने इक्वल टू कर दी, कितने के, 10 के। अच्छा, ये करने से पहले हमने इस कॉलम को पूरे पूरे सेलेक्ट कर रखा है। तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कॉलम की हेडिंग पर क्लिक करेंगे और पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेंथ 10 कर दिया और ओके कर दिया। तो अब इन सेलों में जो भी, इन सेल्स में जो भी डेटा होगा वो हमारा 10 डिजिट तक ही होगा। 10 से ज़्यादा लिखेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और 10 से अगर कम लिखेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कह रहा है कि द वैल्यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, ठीक है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस तरह से हम जब गलतियाँ करेंगे तो हमें खुद से पता चल जाएगा कि हाँ ये यहाँ पर 10 डिजिट नहीं हुए अभी, या फिर अगर 11 डिजिट कोई यूज़र लिखता है तब भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा 10 से ज़्यादा। तो ओनली 10 डिजिट लॉन्ग वैल्यू इज एक्सेप्टेड। ये हाँ, वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू कोई भी आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, बट उनकी लेंथ हमेशा 10 होनी चाहिए जो हमने वैलिडेशन लगाया है। यहाँ पर अगर कोई यूजर को मैसेज भी देना है कि जैसे यहाँ पर जो वैलिडेशन लगा है तो वो कौन सा वैलिडेशन है, तो एक मैसेज दे सकते हैं। मैसेज देने के लिए हमें क्या करना है, वैलिडेशन पर जाना है एंड यहाँ पर इनपुट मैसेज, कोई भी मैसेज देना है, जैसे कि यहाँ पर वैलिडेशन लिखा है तो हमने लगाया है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मस्ट हैव 10 डिजिट्स। और यहाँ पर ये टाइटल दे दिया और इनपुट मैसेज में लिख दिया प्लीज चेक यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं प्लीज एंश्योर दैट नंबर must be equal to 10 digit long, मतलब जो नंबर होगा वो 10 डिजिट का ही होना चाहिए, बस इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने मैसेज देकर ओके कर दिया। तो जैसे ही सेल पर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखो एक टाइटल आ रहा होगा, मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट्स, और यहाँ पर लिखा है प्लीज एंश्योर दैट नंबर मस्ट बी इक्वल टू 10 डिजिट लॉन्ग, मतलब 10 डिजिट लॉन्ग के बराबर होना चाहिए, 10 डिजिट लॉन्ग ही होना चाहिए। तो अभी तक ये मैसेज नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये मैसेज आ रहा है।
तो जब यूजर कोई डेटा इंसर्ट करेगा इसमें तो वो इस चीज को पढ़कर उस वैलिडेशन को समझ सकता है और फिर जब वो नंबर वैलिड एंटर करेगा तो वो एक वैलिड नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डेटा का वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो ये था डेटा वैलिडेशन। इसी तरह से बाकी के भी हैं यहाँ पर। डेसिमल में हम क्या कर सकते हैं, कोई डेसिमल वैल्यू दे सकते हैं, जैसे पॉइंट वाली वैल्यू भी लेगा, होल नंबर में पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेगा, और इसमें हम बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कोई भी वैल्यू यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आकर कोई भी मैसेज दे सकते हैं। और ये जो है ये एरर का अलर्ट का टाइप है, जैसे स्टॉप या वार्निंग या इंफॉर्मेशन, कुछ भी यहाँ पर और टाइटल देकर यहाँ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि हेलो यूजर, read this message, और यहाँ पर एरर मैसेज हम दे देते हैं कि you have entered wrong digit या फिर wrong data, check validation, ओके। तो यहाँ पर ऐसा हमने दे दिया इंफॉर्मेशन और ओके कर दिया। तो जब भी यहाँ पर कोई गलत वैल्यू एंटर करेगा तो इस बार मैसेज देखो कुछ अलग आ रहा होगा, हेलो यूजर, रीड दिस मैसेज, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग डेटा, चेक वैलिडेशन। तो यहाँ पर ओके कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर ओके करने के बाद में ये एक्सेप्ट तो हो गया, बट यहाँ पर जो है क्या है, ये मैसेज जो है ये अभी भी आ रहा है। तो यहाँ पर वैलिडेटेड डेटा जो होगा, वैलिडेशन, तो वो यही रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी मैसेज वगैरह हम ऐसे दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वैलिडेशन वगैरह लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का यूज क्या होता है, इसका यूज करते हैं हम किसी भी चीज को इकट्ठा करने के लिए। कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, कंसोलिडेट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना किसी चीज को। हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी और इन वैल्यूज को हम चाहते हैं कि एक जगह मर्ज करके रख दें। तो जब हम मर्ज करके रखेंगे एक जगह इन सारी वैल्यूज को, तो किसी ना किसी फॉर्म में करेंगे। जैसे इन सबका सम करके हम रखना चाहते हैं इनको, इन सबको काउंट करके रखना चाहते हैं यहाँ पर, या फिर इन सबका हम मैक्स देखना चाहते हैं, मिनिमम देखना चाहते हैं, तो हम कंसोलिडेट के थ्रू इसको कर सकते हैं। हम कंसोलिडेट पर क्लिक करेंगे, सेल सेलेक्ट कर लिया जिसपे हमें रखना है, ठीक है, और कंसोलिडेट पर क्लिक कर दिया हमने। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा हमें, किन किन सेल्स को कंसोलिडेट करना है। तो हमने इस पर क्लिक किया, सबसे पहले सोर्स पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर, रेफरेंस पर, और फिर पहली सेल को सिलेक्ट किया, ऐड, ये सेकंड को सिलेक्ट किया, ऐड, ऐसे ही हर एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और ऐड पर क्लिक करते जाएंगे। ये अब इतना करने के बाद में अब इन सबको कैसे हमें रखना है, सम के फॉर्म में रखना है। तो यहाँ पर जैसे हमने सम लिखकर सेलेक्ट करके ओके किया, तो अब इन सब वैल्यूज का जो भी सम होगा वो यहाँ पर आ गया। हम चाहते हैं कि इनको एवरेज निकालें, इनको काउंट करके लिखें। तो इनको काउंटिंग अगर करना है तो ये दिखा रहा है 6, यहाँ पर कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल 6 वैल्यूज यहाँ पर है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम चाहते हैं कि इनका एवरेज निकल कर आ जाए, तो यहाँ पर इन सभी वैल्यूज का एवरेज निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर था कंसोलिडेट। नेक्स्ट यहाँ पर है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में तीन चीजें हैं यहाँ पर, एक है सिनेरियो मैनेजर, दूसरा गोल सीक एंड डेटा टेबल है। तो सिनेरियो मैनेजर समझते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि हमें एक ही सेल में कुछ सिनेरियोज बना के रखने हैं। अगर सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर लिखा पर्टिकुलर, या सीरियल नंबर लिख लेते हैं, और पर्टिकुलर एंड प्राइस, तो कुछ 5 आइटम्स यहाँ पर हम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर MI, ओप्पो, सैमसंग, LG एंड एप्पल। ओके, अब सपोज हमें ना इनके डिफरेंट प्राइसेस यहाँ पर दिखाने हैं। जैसे फोन जब मैन्युफैक्चर होता है तो उसकी कॉस्ट कितनी आई,
फिर जब वो होलसेलर के पास जाता है तो उसके कितने पर पड़ता है उसको, उसके बाद जब वो रिटेलर के पास वो फ़ोन बेचता है तब उसका प्राइस क्या होता है, एंड जब एंड कस्टमर पर आता है तब उसका प्राइस क्या होता है। तो हमें हर स्टेप पर एक प्राइस की लिस्ट यहाँ पर बनाकर रखनी है। जैसे सपोज कोई फ़ोन है, जब वो बनता है तो 10,000 का होता है सपोज, और फिर उसके बाद में जब होलसेलर उसको खरीदता है तो वही 10,000 का फ़ोन मे बी 15,000 का वो बेच रहा होगा होलसेलर को। होलसेलर रिटेलर को जब बेचेगा तो हो सकता है वो 20,000 का बेच रहा हो, और जब रिटेलर कस्टमर को बेचेगा तो वही फ़ोन मे बी 25,000 का होगा। तो यानी कि 10,000 का फ़ोन धीरे धीरे चलते चलते कई स्टेप से इतने इतने चेंजेस होते आते हैं उसके प्राइसेस में। तो अब इन सभी प्राइसेस को अगर हम देखना चाहते हैं एक साथ इसी जगह पर एक साथ रखना चाहते हैं कि हमें जब ज़रूरत होगी डीलर प्राइस देखने की तो डीलर प्राइस देख सकते हैं, जब हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखना होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम इन सिनेरियोज को सेव करके रखेंगे। तो कैसे बनाते हैं सिनेरियो, देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिनेरियो व्हाट इफ एनालिसिस पर क्लिक करना है, डेटा टाइप में सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सिनेरियो के नाम देना शुरू कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले MFG मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, तो यहाँ पर हमने इन सेल्स को सेलेक्ट कर लिया जिनमें हमें प्राइस लिखना है और ओके कर दिया। ओके करने के बाद में अब ये पूछ रहा है सबके प्राइस, तो हमने यहाँ पर 10,000 से शुरू करते हैं। 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, ऐसा हमने कुछ रैंडम नंबर लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे नंबर लिख दिए। फिर उसके बाद ये पहला सिनेरियो हो गया, ऐड पर हमने क्लिक किया। तो हमने इससे पहले बनाया था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब यहाँ पर होलसेलर प्राइस, तो यहाँ पर सेल सारी सेलेक्ट है, ओके किया। तो 10 से स्टार्ट किया था, अब इसका बढ़ा देते हैं, 1,000 इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 एंड 15,000। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर 1,000 का इंक्रीमेंट कर दिया। फिर तीसरा सिनेरियो बनाते हैं, जैसे डीलर प्राइस या फिर रिटेलर प्राइस, ओके किया। रिटेलर को यहाँ पर हम कर देते हैं जैसे 13 कर देते हैं, 30,000, 14,000, 15,000, 16,000 एंड 17,000। ओके, तो इस तरीके से अब हमें कोई भी और सिनेरियो नहीं बनाना है, सिर्फ इतना ही बनाना है। अब हम ऐड पर क्लिक नहीं करेंगे, अब फाइनली हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमने 3 यहाँ पर सिनेरियो बना लिए। पहला सिनेरियो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो हमने जैसे ही शो पर क्लिक किया तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है। अगर हम रिटेलर प्राइस देखें या कस्टमर का अच्छा नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, जितने हैं इतने ही में दिखा देते हैं। शो पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर आ रहा है रिटेलर का प्राइस। अगर हम होलसेलर का देखना चाहते हैं तो ये होलसेलर का डेटा दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक ही सेल में हमने डिफरेंट सिनेरियोज को बना रखा है, और जब हमें जो भी सिनेरियो देखना होगा उस पर हम क्लिक करके देख सकते हैं। अगर हमें समरी इनकी देखनी है तो समरी पर क्लिक करके इसी पेज पर देखना है या फिर डिफरेंट उस पर देखना है पेज पर, तो जहाँ पर भी हमें देखना है उसका एड्रेस देख के हम देख सकते हैं। तो हमने फिलहाल ओके कर दिया और ये हमें दिखा रहा है समरी। समरी में क्या है, जैसे कि यहाँ पर करंट वैल्यू क्या लगी थी वो दिखा रहा है। फिर यहाँ पर तीनों की प्राइस लिस्ट दिखा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी, होलसेलर का प्राइस कितना था, रिटेलर का प्राइस कितना था। ठीक है, तो ये यहाँ पर समरी हो गई। ये था हमारे पास सिनेरियो मैनेजर। गोल सीक की बात करते हैं नेक्स्ट। गोल सीक होता है कोई भी हमें गोल, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं एनरोलमेंट नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, आर्ट, टोटल, परसेंटेज एंड बस। ठीक है, कुछ यहाँ पर हम नाम रोल नंबर लिख लेते हैं, नेम लिख लेते हैं, मार्क्स इनके कुछ लिख देते हैं,
यहाँ पर हमने कुछ मार्क्स लिख लिए, इन सब का टोटल कर देते हैं, सबको सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्लस इक्वल टू से सम कर दिया, परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला 5 से डिवाइड किया है सिर्फ हमने, यहाँ पर इंटू 100/500 करते हैं तो 0 0 कट जाएगा। आप इसको परसेंटेज का नॉर्मली जैसे फॉर्मूला लगाते हैं वैसे चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हमने क्या किया है, 5 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि यहाँ टोटल 5 सब्जेक्ट है और 100 में से मार्किंग की गई है, तो ऑब्टेन मार्क्स इंटू 100/500 होता है। तो इस फॉर्मूले पर हमने जो है 0 0 कट जाएंगे 100 के 500 के, तो अपॉन 5 बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये आ गया, टोटल एंड परसेंटेज को हमने सेलेक्ट करके ड्रैग कर लिया, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा कुछ आ गया। ओके, तो अभी फिलहाल हम क्या करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर 58.6 मार्क्स है, ये रोहित के हैं, रोहित का जो परसेंटेज है वो 58.6 है, तो हम चाहते हैं कि इसका परसेंटेज 66.79 हो जाए। इसका परसेंटेज कितना हो जाए, टारगेट हमारा क्या है 66.79, हम चाहते हैं कि ये 86 जो है इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा हम क्या करें, किस सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ा दें घटा दें, क्या करें कि इसका परसेंटेज हमें जो है ये मिल जाए। तो ये हमारा गोल है 66.79, ये गोल, इसी को सीख करना है, इसी तक पहुंचना है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, गोल सीख पर जाएंगे, डेटा में पहले व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीख। अब इसमें यहाँ पर 3 ऑप्शन हमसे पूछ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर कह रहा है कि सेट सेल, कौन से सेल में चेंज करना है, तो कोई भी सेल जिसके उठा लो। हमने कहा रोहित में जैसे मैथ्स के उसको कम मार्क्स मिले हैं तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। वैल्यू कितनी चाहिए, टारगेट वैल्यू हमारी 66.79, तो इसको टाइप कर लेंगे। और फिर सॉरी यहाँ पर जो सेट सेल है इसमें हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर चेंज करना है, और फिर उसके बाद में जो वैल्यू चाहिए वो यहाँ से मतलब लिख लेंगे मैनुअली, और फिर उसके बाद में चेंजिंग सेल में उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से करना है। तो अभी यहाँ पर 15 है, लेकिन जैसे ही हमने ओके किया तो अगर यहाँ पर 55.95 मार्क्स मिले तब इसके टोटल कितने हो जाएंगे 66.79। तो ये हमारी डिजायर्ड वैल्यू हमें मिल गई जो हम चाहते थे। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए और ये कितने हुए ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने कंप्यूट किए। तो गोल सीक का यही यूज होता है कि हमारा जो गोल होगा ये हमें वहां तक पहुंचा देगा। अगर हम ओके करते हैं तो ये वैल्यू रिमेन रहेगी, अदरवाइज कैंसिल करने पर प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी जो पहले वैल्यू थी यहाँ पर 15। तो ये गोल सीक का यूज करके हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा टेबल। डेटा टेबल में क्या होता है, डेटा टेबल होता है जैसे कि हमने एक यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, सपोज हमने कुछ वैल्यू लिख रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ वैल्यू हमने लिख दिया। ओके, तो ये जो सेल है ये हमने ब्लैंक रखा हुआ है, तो इसको ना हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया, और डेटा टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर रो और कॉलम को एज्यूम करना। तो सपोज हमने यहाँ पर क्या किया है, A1 को रो मान लिया है और रिलेशन हम मल्टीप्लाई का दे रहे हैं, और B1 को हमने कॉलम मान लिया है। मतलब ऐसे ही 2 सेल मान लिया है, A1 हम कह रहे हैं कॉलम है और B1 एक रो है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन लिखकर एंटर कर दिया है, तो 0 आ गया क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो इतना लिखने के बाद में अब हम ऐसे करके टेबल को मतलब यहाँ से लेकर 7 तक लास्ट डिजिट तक और यहाँ पर भी लास्ट डिजिट तक इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद में आते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में और डेटा टेबल पर क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो रो के लिए जो कॉलम के लिए इनपुट सेल माना था, मतलब हमने कहा था कि ये रो मान लेते हैं इसको कॉलम मान लेते हैं, तो ये हमने इसीलिए माना था क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि रो इनपुट सेल किसे माना है एंड कॉलम इनपुट सेल किसे माना है। तो रो इनपुट सेल A1 को माना था, कॉलम इनपुट सेल B1 को माना था। जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमारी टेबल बनकर आ जाएगी। अब ये जो टेबल है ये रिलेशन आया है मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था कि रो और कॉलम का मल्टीप्लाई होके आ जाए यहाँ पर। तो अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसकी खास बात यह है कि डेटा टेबल में जो भी हम डेटा चाहें टॉप पर ये इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम 14 लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर XYZ कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, 124 लिख दिया, 5 ये लिख दिया। तो अब यहाँ का 5 3 6 का टेबल जैसा दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, 5 3 6 2 जा 10 74। तो इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और है, टॉप पर वैल्यू चेंज कर सकते हैं ये,
या फिर यहाँ की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन डेटा टेबल के अंदर की जो भी वैल्यूज आई हैं ऑटोमेटिक, इन पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे तो ये एडिट करने नहीं देगा हमें, दिस फंक्शन इज नॉट वैलिड बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू मैन्युअली टाइप नहीं कर सकते। इस तरीके से हम डेटा टेबल बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये व्हाट इफ एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग पर। तो ग्रुपिंग में ये होता है कि हमने कुछ ग्रुप बना लेते हैं इनको, जैसे हमने इनको सेलेक्ट किया कॉलम से और यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक कर दिया। तो अब इन सभी का क्या हो गया, ये ग्रुप बनकर आ गया। इसको हम चाहें तो कोलैब कर सकते हैं या फिर एक्सपेंड करना चाहें एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनका ग्रुप बनाकर रख सकते हैं कि जब भी हमें नहीं देखना है, इनको हाइड करना है तो हाइड कर दिया, या शो करना है तो शो कर दिया। अगर इस ग्रुप को हटाना है तो हटा सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। सेम चीज हम रोज के साथ में भी कर सकते हैं कि कुछ मल्टीपल रोज को सेलेक्ट किया और ग्रुप पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर अगर इनको हटाना है तो हटा दिया, और एक्सपेंड करना है तो ये एक्सपेंड कर दिया। तो ये अनग्रुप यहाँ पर फिर से हमने इसको कर दिया। तो ये था यहाँ पर ग्रुपिंग करना है, अनग्रुपिंग करना। लास्ट वन इज सब टोटल। सब टोटल यहाँ पर देखते हैं और फिर ये टैब कंप्लीट हो जाएगी। तो सब टोटल यहाँ पर क्या है, जैसे सपोज इसके लिए हम कोई डेटा लिख लेते हैं, मान लेते हैं कोई डेटा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कुछ जोन लिखा, और यहाँ पर हमने लिखा सेल्स लिखा, और यहाँ पर हमने लिखा एड्रेस या फिर पर्टिकुलर लिख लेते हैं, पर्टिकुलर। ओके, यहाँ पर हमने लिखा पर्टिकुलर, यहाँ पर लिखा जोन, यहाँ पर लिखा सेल, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं मी MI, और यहाँ पर हमने लिखा लखनऊ, और यहाँ पर सेल लिख दिया हमने 3.2। फिर उसके बाद में MI की ही अलग अलग लोकेशन पर सेल हमें दिखाना है, जैसे तो हमने लिखा लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी। ओके, 3.2, 2.3, 6.3। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं ओप्पो, एंड सेम डेटा लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ओप्पो को भी हमने ड्रैग कर दिया। यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे देते हैं 2.3, 6.3, 5.6, 9.1, 0.6, 0.2, और यहाँ पर हम एक और ड्रैग करते हैं, ठीक है। बस इतना लिखने के बाद में लास्ट में हम एप्पल लिख देते हैं, और इसी को रिपीट भी कर देते हैं यहाँ पर ये, और इस डेटा को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पर ऐसे हमने कुछ टेबल बना लिया है। तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर हमने ये बताया कि MI के फोन हैं, ओप्पो के हैं एंड एप्पल के हैं। ये तीन फोन जो हैं, जोन लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, तीन जगह इनकी सेलिंग होती है, ठीक है। तो इन जगहों पर कितनी सेल्स हुई है, तो यहाँ पर सेल्स जो हुई है वो हुई है सपोज यहाँ पर लैक्स में, ठीक है। तो 3.2 लाख के फोन बिके हैं लखनऊ में MI के, कानपुर में 2.3, और बाराबंकी में 6.3। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ओवरऑल कौन कौन सी कंपनियों के फोन जो है, या इन तीनों कंपनियों के फोन की टोटल, एक तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितनी सेल हो रही है, कि लोग कितना फोन खरीद रहे हैं। पहली बात तो इसका टोटल निकाल सकते हैं। दूसरी चीज सब टोटल क्या है, कि अगर हम सिर्फ ये पूछें कि सिर्फ MI का बताओ कि इन तीन शहरों में सिर्फ MI के फोन की कितनी जो है सेलिंग हुई है, तो इन तीनों को जोड़ के हम बताएंगे अलग। ओप्पो की अगर हम बात करें तो इन तीनों का बताएंगे, और अगर एप्पल की बात करें तो इन तीनों का। तो फिलहाल के लिए हम अलग अलग नहीं जोड़ेंगे, एक साथ इनको देखेंगे सब टोटल कैसे निकालते हैं। तो हमने इस टेबल को सेलेक्ट किया और सब टोटल पर क्लिक करके बस ओके कर देंगे। हम यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि जो सम करना है वो किसको करना है, सेल्स को। और जैसे ही हमने ओके किया, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ ग्रुप बन के आ गए होंगे। यहाँ पर साइड में लिखा होगा 1, 2 एंड 3। तो 1 पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ग्रैंड टोटल दिखाएगा, यानी कि एप्पल मोबाइल और MI और जो भी थर्ड वन था, तीनों की जो सेल हुई है टोटल ग्रैंड टोटल आया है 41.9।
अगर हम सेकंड पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर सब टोटल करके दिखा रहा है कि एम का सब टोटल कितना हुआ है 11.8, मतलब एम के जो फ़ोन है तीनों जगहों के मिला के इतने बिके हैं, इतने लैक्स के यहाँ पर सेलिंग हुई है। ओप्पो का कितना हुआ है 14.2 एंड एप्पल का 15.9, ठीक है, और ये ग्रैंड टोटल है। अगर हमें एरिया वाइज भी देखना होगा तो थर्ड पर क्लिक करके या पर्टिकुलर ये प्लस पर एक्सपेंड करा के हम देख सकते हैं। जैसे सिर्फ हमें ओप्पो का देखना है कि ओप्पो एरिया वाइज कितना फ़ोन बिका है, तो यहाँ पर लखनऊ में इतने पीसेस इतने लैक्स का सेल हुई है, कानपुर में इतनी है, बाराबंकी में इतनी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सब टोटल कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिटेल है शो या हाइड, तो इससे भी हम शो या हाइड कर सकते हैं। जैसे हाइड डिटेल किया, हाइड हो गई, एंड शो पर क्लिक कर दिया, शो हो गई। तो कोई भी डिटेल है उसको अगर हम शो करना चाहते हैं, शो या हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा डेटा टैब हो गया। बाकी इसमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे भी जो भी टैब्स हैं। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।